नमस्कार, मैं कुमार विक्रांत सिंह TV9 भारतवर्ष से। मिसाल पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्दी का मौसम है, मजा लीजिए। साथ ही साथ सियासत के मौसम में क्या होने वाला है 2026 में, क्या चुनौतियां हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने बड़ी, वो हम आपको बताएंगे। 11 बड़ी चुनौतियां जो राहुल और कांग्रेस के सामने 2026 में मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जिसकी सूची मैंने बनाई है, उसमें पहली चुनौती है राहुल गांधी के सामने, वो है केरल में शशि थरूर। शशि थरूर वो मसला है जो बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रहे हैं। तमाम बैठकों में वो नहीं पहुंचते हैं, कहीं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ कर देते हैं, कहीं विदेश नीति की तारीफ़ कर देते हैं, कांग्रेस की बैठकों में नहीं आते हैं, दूसरे कार्यक्रमों में जाते हैं, बैठकों में ना आने के बहाने बनाते हैं। अब हालांकि 2-3 बैठकों में वो आए हैं, लेकिन उनका जो मानना ये है, उनके जो करीबी लोग हैं उनका ये कहना है कि वो एक बार राहुल गांधी और खड़गे से मिल कर के बातचीत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि क्लैरिटी आ जाए कि पार्टी उनसे क्या चाहती है और वो पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है जो 2025 में यानी 24 के बाद से कांग्रेस को लगातार परेशान करता आया है। तो अब 2026 में उससे कैसे निपटेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस, ये एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी सूची में मेरे पास जो है वो है कर्नाटक। जी हाँ, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है जहाँ उसके मुख्यमंत्री हैं, जिसमें सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक। और वहाँ का नाटक, सियासी नाटक, वो कांग्रेस को बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि दिक्कत ये है कि वहाँ सिद्धारमैया ओबीसी नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो अभी मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी सीएम हैं DK शिव कुमार, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब ऐसा सूत्र कहते हैं कि जब सरकार बनने के पहले दोनों के बीच उठापटक थी, तब एक फॉर्मूला तैयार किया गया कि 2.5 साल दोनों को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। पहले सिद्धारमैया को मिलेगा और सिद्धारमैया की ओर से भी कहा गया कि वो उम्र उनकी 75 पार हो चुकी है, तो ऐसे में वो 2.5 साल के बाद अपना पद DK शिव कुमार के लिए खाली कर देंगे। लेकिन जब वो 2.5 साल होने को आए तो सिद्धारमैया को लगता है 7 जनवरी को सबसे ज़्यादा वक्त तक कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड वो बना लेंगे। तो वहाँ तक के लिए बात फ़िलहाल रुक गई है। DK शिव कुमार बार बार कहीं नेताओं को भेजते हैं, विधायकों को भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं। हालांकि आलाकमान से अभी तक उनकी कोई इस बारे में बातचीत नहीं हुई है और ये माना जा रहा है कि नए साल में खड़गे, राहुल गांधी, केशव वेणुगोपाल और संभवतः सोनिया गांधी भी इन दोनों नेताओं से मिलेंगी और कर्नाटक के भविष्य का फैसला हो पाएगा कि DK शिव कुमार को गद्दी मिलती है तो कब मिलती है। क्योंकि एक बात ये भी कही जा रही है कि सिद्धारमैया अपने पोते से बहुत लगाव रखते हैं और वो कुछ महीनों में 25 वर्ष के हो जाएंगे, तो उनको MLC बनाकर कोई मंत्री पद दे दिया जाए या फिर उनके बेटे को कोई MLC बनाकर मंत्री पद दिया जाए, या सिद्धारमैया विधानसभा की सीट खाली कर दें, उस सीट पर वो लड़कर विधानसभा का चुनाव लड़कर मंत्री बन जाएं, जिसके बाद सिद्धारमैया एक तरीके से DK शिव कुमार के लिए कुर्सी खाली कर दें। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सिद्धारमैया एक मास नेता माने जाते हैं। वो माना जाता है कि एक बहुत पूरे कर्नाटक में उनका प्रभाव है। वहीं जो DK शिव कुमार हैं, उनके लिए माना जाता है कि वो मैसूर के आसपास का जो इलाका है, खासकर जो बेल्ट है जिसमें माना जाता है कि देवगौड़ा परिवार का बहुत प्रभाव है, उसी बेल्ट में उनका भी प्रभाव है। और बहुत ज़्यादा मास लीडर होने से ज़्यादा उनको इवेंट मैनेजर अच्छा माना जाता है। लेकिन उनके साथ में अभी उम्र है और वो क्राइसिस मैनेजर माने जाते हैं। कई मौक़ों पर वो कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी जगहों से मदद लेकर आए या सपोर्ट लेकर के आए जहां कांग्रेस को बहुत ज़रूरत थी। तो जो झाड़ू नेता हैं वो, तो ये एक वो फैसला है जो कांग्रेस को जल्दी से जल्दी करना होगा। और तीसरे फैसले की अगर बात करें तो वो बड़ा दिलचस्प है, वो है पंजाब का फैसला। कांग्रेस ने पिछली बार अमरिंदर सिंह को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से हटाया। प्रदेश अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू, उनको उम्मीद थी कि उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा और पहले मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने दलित कार्ड चलते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया और मुख्यमंत्री भी बना दिया। सिद्धू नाखुश हो गए। अमरिंदर पहले ही जा चुके थे,
कांग्रेस पार्टी में बहुत उथल पुथल हुई और आखिरकार कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई और आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ चल रही है भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, और दिल्ली में वो हार चुके हैं, तो उनका पूरा फोकस पंजाब में है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस में पहले तो जो राजा वडिंग है, अमरिंदर सिंह राजा बरार, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका प्रभारी सचिव आलोक शर्मा से अनबन हुई। तमाम आरोप आलोक शर्मा ने आलाकमान को बताए कि ये खामियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लव है राजा बरार भगवंत मान से, और उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते, इस तरह की शिकायतें उन्होंने करी। तो आखिरकार आलोक शर्मा को पद से ही हटा दिया गया उनके, और उसके बाद मामले को स्मूथ करने की कोशिश की गई। फिर भी कई धड़े वहाँ नज़र आते हैं। इसी बीच में जब सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की जा रही थी, कांग्रेस पार्टी पंजाब में धरने प्रदर्शन भी करना शुरू कर चुकी थी, तो सिद्धू परिवार की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने सिद्धू बम फोड़ दिया। उनका ये कहना था कि उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे पति के पास मुख्यमंत्री बनने के लिए जो देने होते हैं 500 करोड़ रुपए, वो नहीं है। तो ये एक बड़ा गंभीर आरोप था। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ तमाम आरोप लगाए, जिसके बाद कांग्रेस ने उनको पार्टी से निलंबित कर दिया, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से ही निलंबित कर दिया। लेकिन बार बार कांग्रेस के नेताओं को ये डर सताता है कि यहाँ पर उन पर कोई कार्रवाई होती है। हालांकि अभी सिद्धू पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने कोई बयान भी नहीं दिया है। फिलहाल वो राजनीति में भी सक्रिय नहीं है। उनकी पत्नी ने एक बात और जब कह दी कि उनको अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है कांग्रेस, तो वो सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की सौदेबाजी कम से कम कैमरे पर और मीडिया के सामने तो हाईकमान से हो नहीं सकती। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आलाकमान खुश नहीं है इस बयानबाजी से। इसी के चलते उन पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि अब उनसे नमस्ते ही कर ली जाए, क्योंकि अगर वो आते हैं तो वो सबको साथ लेकर के चल नहीं सकते और वो बयानबाजी करेंगे। और सिद्धू बाजी कब सिद्धू बम फोड़ देंगे, और उनके बम बड़े धमाकेदार होते हैं, और चूँकि बोलने में, भाषण की कला में सिद्धू का कोई सानी नहीं है, तो सिद्धू वाणी अभी तक तो खामोश है। तो इसलिए ये पंजाब में एक बड़ा विषय है कि अगर कांग्रेस को वहाँ दोबारा सत्ता में आना है तो एकजुट होना होगा, और इस तरह के जो बीच बीच में बम फूटते रहते हैं उनको थामना होगा। तो ये तो हुई पंजाब की बात। इसके बाद हम बात करते हैं जहाँ आने वाले वक्त में चुनाव है, वो है आसाम। आसाम में कांग्रेस ने अपने कई बार के मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई पर दांव लगाया, उनको हाल में अध्यक्ष बनाया। हेमंता बिस्व शर्मा वहाँ पर काफ़ी आक्रामक हिंदुत्व को लेकर के अपना प्रचार करते हैं। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस पार्टी को जो जानकारी मिली वो उसको परेशान करने वाली थी। वो ये कि पहले से ही कांग्रेस पार्टी वहाँ जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, जो मुस्लिमों में काफ़ी पॉपुलर रही है, उस पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया 2024 में, और अजमल का खासा नुकसान हुआ इससे। अब ये खबरें आ रही हैं कि अजमल उन जो हैदराबाद वाले ओवैसी साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उनके साथ चुनाव में तालमेल कर सकते हैं, और अगर ये तालमेल होता है तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा हो सकता है। आपको याद होगा बिहार में कुछ ऐसे ही आखिर तक ओवैसी सीटें मांगते रहे, आखिर में 6 सीटें मांगी, उनको नहीं मिली, 5 सीट मांगी, नहीं मिली, उनको बी टीम बताया गया, और वो 5 सीट से ज़्यादा 6 सीट अकेले जीत करके आ गए, और कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान पहुंचाया। तो ये आसाम जहां से कांग्रेस उम्मीद लगाए है, वहां पर भी उसके लिए परेशानी का सबब है। आने वाले 2026 में जल्दी से जल्दी इसका क्या इलाज होगा, ये भी कांग्रेस आलाकमान को, राहुल गांधी को खोजना होगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार वो राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने नए समीकरण बनाए, नया तरीका अपनाया। वहाँ पर जो अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि भूमिहार सवर्ण समाज से आते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनको हटाया गया, प्रभारी को हटाया गया, दोनों की जगह नई नियुक्तियां की गई।
प्रभारी बनाए गए कृष्णा अल्लावेरू, जिनको कहा जाता है कि वो सीधे राहुल गांधी के डायरेक्ट टच में रहकर राजनीति करते हैं। इसके पहले वो चुनाव कभी नहीं लड़े या किसी राज्य के प्रभारी नहीं रहे। उनको ये दी गई जिम्मेदारी ये कह करके पार्टी में प्रचारित किया गया कि ये आरजेडी से समझौता नहीं करेंगे, कहीं झुकेंगे नहीं, किसी नेता के प्रभाव में नहीं आएंगे। और साथ ही साथ राहुल गांधी को ये लगता था कि ओबीसी कार्ड तो है ही, जो कि तेजस्वी यादव हैं या आरजेडी है, और अगर वो दलित कार्ड चलते हैं तो वो गठबंधन के लिए फ़ायदेमंद होगा। उन्होंने राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा करके। राजेश राम बहुत लो प्रोफाइल नेता हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ज़मीनी पकड़ नहीं थी। वो चुनाव में ये गठबंधन गया और हुआ ये कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी से तालमेल भी बीच में ख़राब हुआ, बहुत दिक्कतें आईं और आखिरकार चुनाव के नतीजे तो ऐसे आए कि आरजेडी भी साफ़ हो गई और कांग्रेस भी 6 सीटों पर सिमट गई। तो अब राहुल गांधी को दोबारा से सोचना होगा कि बार बार सिर्फ ओबीसी की बात करके या सिर्फ दलित की बात करके कहीं वो सवर्णों को पूरी तरह नाराज़ तो नहीं कर रहे हैं। एक तालमेल बिठाने की कोशिश करनी होगी, उसके लिए रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि राहुल गांधी जगह जगह ये जो कार्ड, ओबीसी कार्ड, खासकर जातिगत जनगणना का कार्ड लेकर के चल रहे हैं, उससे एक कहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि एक तबके में ये संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी को सवर्णों के वोट ही नहीं चाहिए या वो सवर्णों को पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे अहम राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2024 में कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव हुए, तीनों पार्टियां धड़ाम हो गईं। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां कांग्रेस का एक, आप कह सकते हैं, बहुत हरी भरी फसल हुआ करती थी। अकेले दम पे कांग्रेस सरकार चलाती थी। फिर बाद में शरद पवार जब कांग्रेस से निकले तो उन्हीं शरद पवार के साथ मिलकर के कांग्रेस ने कई टर्म सरकार चलाई, लेकिन अब वहाँ कांग्रेस की हालत ख़राब हो गई। विधानसभा चुनाव में बहुत कम सीटें मिली। उसके बाद में अब जो है तीनों गठबंधन के दलों के बीच में सिर्फ उठौल चल रहा है। वहाँ भी राहुल गांधी ने नया प्रयोग किया, पुराने नेताओं को किनारे करके कम जाने माने नेता हर्षवर्धन सपकाल को अध्यक्ष का पद सौंपा और उनके नेतृत्व में पार्टी अभी उस तरीके से मजबूत नहीं हो पा रही है। तो महाराष्ट्र में जो खोया गौरव था वो कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में आज भी जाएंगे तो गाँव में आपको जो गांधी टोपी कही जाती है या जो कांग्रेस के जो सेवा दल के लोग कपड़े पहनते हैं, वैसे कपड़े हर गांव में एक न एक आदमी पहना ज़रूर मिल जाएगा। यानी कांग्रेस की जड़ें वहाँ बहुत मजबूत थी, लेकिन वो कमज़ोर होती जा रही है। उसके लिए राहुल गांधी को, कांग्रेस को, खड़गे को कदम उठाने होंगे 2026 में। इसके आगे अगर हम अगली जगह की बात करें तो वो है मनरेगा का मुद्दा। ये एक बड़ा अहम मुद्दा है और इसको सोनिया गांधी के दिल के बहुत करीब माना जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी ये मनरेगा, और इसमें महात्मा गांधी का नाम भी जुड़ा हुआ था, तो कांग्रेस के लिए भी बड़ी अजीज थी। अब सरकार ने इस योजना का नाम बदल दिया और नई योजना सरकार लेकर के आ गई है सामने। तो अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि महात्मा गांधी से परहेज़ है, महात्मा गांधी को पसंद नहीं करती है सरकार। बीजेपी सिर्फ नाम के लिए महात्मा गांधी का नाम लेती है और ये योजना जो सरकार लेकर के आई है वो किसानों के लिए या गरीब मजदूरों के लिए नुकसानदेह है। तो ये बड़ा मुद्दा वो 2026 में पूरे देश भर में लेकर के चलने वाली है। जनवरी फरवरी में इसकी शुरुआत करने वाली है, जहां पूरे देश भर में कार्यक्रम वो करेगी, रैलियां करेगी और इस मुद्दे को जनता से जोड़ना चाहती है, वो गांव-गांव तक ले जाना चाहती है। लेकिन जैसा कि अभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि संगठन उतना मजबूत होना चाहिए हर जगह आपका गांव-गांव में, तो वो संगठन मजबूत है क्या? और ऐसे में इस वक्त में जब कांग्रेस तमाम राज्यों में चुनाव हार गई है, तो वहाँ ऐसे में इस योजना को लेकर के एक देशव्यापी आंदोलन बनाना कितना संभव होगा, कैसे संभव होगा, ये एक और बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए। और इसके आगे अगर हम एक अन्य मुद्दे की बात करें तो वो मुद्दा है राहुल गांधी का वोट चोरी का। अब वोट चोरी का ऐसा मुद्दा है कि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, बिहार में वोट चोरी हुई,
SIR का मुद्दा है जिसमें कि जिसके ज़रिए विपक्षियों के वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन क्या इस पर जन आंदोलन खड़ा हो पा रहा है? क्या आम जनता इससे जुड़ पा रही है? इसका एक फीडबैक और सर्वे शायद कांग्रेस पार्टी करा रही है, जिससे इस मुद्दे को आगे लेकर कैसे चलना है। क्योंकि जैसे ममता बनर्जी हैं वो भी इस मुद्दे पर सपोर्ट में हैं, अखिलेश यादव भी सपोर्ट में हैं, लेकिन अगर आप बात करें तो कई दल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। शरद पवार कभी समर्थन करते हैं, कभी उनकी बेटी कहती हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा इससे असर नहीं पड़ता। वहीं जो उमर अब्दुल्ला हैं वो SIR को या वोट चोरी को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानते, वो कहते हैं ये कोई मुद्दा नहीं है। तो ये वो मुद्दा है जो राहुल गांधी खुद उठा रहे हैं। लगातार इस मुद्दे पर अभी रामलीला मैदान में रैली भी की, लगातार यात्राएं भी करी। तो इस मुद्दे को भी जनता से जोड़ना है अगर, तो उसके लिए कैसे जोड़ना होगा, क्या कदम उठाने होंगे, वो एक बड़ी चुनौती है। और अब अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में बड़ा दिलचस्प मसला ये है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी ने जब ममता बनर्जी के साथ तालमेल किया था तो लेफ़्ट को बाहर कर दिया था और कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें आई थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी जब ममता से अलग होकर चुनाव लड़ी तो लेफ़्ट से ज़्यादा सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। लेकिन पिछले सालों में बीजेपी ने वहाँ पर लेफ़्ट को और कांग्रेस को किनारे लगा दिया और मुख्य विपक्षी दल बनकर ममता से दो हाथ कर रही है। तो अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि उसे कहाँ जाना है। जहाँ तक अधीर रंजन चौधरी जो पुराने अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि आप लेफ़्ट के साथ तालमेल कीजिए, भले ही कुछ कम सीटों पर कर लीजिए, वो ममता के दुर्विरोधी हैं। जो नए अध्यक्ष हैं शुभंकर भट्टाचार्य, उनका कहना है कि हमको क्या मतलब है कि हमको बीजेपी की जो बांटने वाली राजनीति है उससे लड़ाई लड़नी है, तो हमको अकेले चुनाव में जाना चाहिए। और अगर लेफ़्ट के साथ जाना भी है तो हमको अब वो लेफ़्ट नहीं रहा, अब लेफ़्ट की वहाँ कोई सीटें नहीं हैं, तो ऐसे में आधी सीटों पर तालमेल होना चाहिए। इसी बीच में अभिषेक बनर्जी जो ममता के भतीजे हैं, नंबर 2 हैं, वो ये कह देते हैं कि हमको कांग्रेस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। तो यानी वो एक इशारा दे रहे हैं कि अगर जैसे लोकसभा चुनाव में 2 सीटें ऑफ़र की थी, कांग्रेस नहीं मानी, अकेले लड़ी, वैसे ही वो जो सीटें ऑफ़र करे वही कांग्रेस ले ले अगर ममता से, तो तालमेल हो सकता है। वरना वो अपनी राह, वो और बीजेपी आमने सामने चुनाव लड़ लेंगे। तो बंगाल में कांग्रेस सालों से सत्ता से बाहर है, 1977 से सत्ता से बाहर है। तो वो वहाँ पर अब क्या करेगी, कैसे करेगी 2026 में, ये भी फैसला आला कमान को करना होगा। इसके अलावा अगर हम और जो महत्वपूर्ण चुनौती है राहुल गांधी के सामने, वो है हाँ यूपी की। अब यूपी में कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किल ये है कि वो वहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ी, सिर्फ 2 विधायक उसके जीत करके आए। इतिहास में पहली बार ये स्थिति है कि वहाँ कांग्रेस का कोई भी MLC नहीं है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते उसने अखिलेश यादव के साथ तालमेल किया, और जब अखिलेश यादव के साथ तालमेल किया तो अखिलेश यादव ने भी अपनी रणनीति बदली। तमाम दलितों को और जो PDA यानी जिनको कहते हैं पिछड़ा वर्ग, उसके यादवों के अलावा और दलितों को, उनको भी काफ़ी सीटें लड़ने को दी, जिससे कि ये हुआ कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी साथ में रहे। मायावती उतनी सक्रिय दिखी नहीं, तो एक वोट बैंक यादवों के अलावा जो पिछड़ों का वोट बैंक था उसको अखिलेश यादव खींचने में कामयाब रहे। दलितों का एक तबका राहुल गांधी इस पाले में लाने में कामयाब रहे इंडिया ब्लॉक के, और अल्पसंख्यक वोट एक जगह गिर गया। और बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा, और कांग्रेस जिसके 2 विधायक थे वो 6 लोकसभा सांसद जीत गई, और समाजवादी पार्टी 37 लोकसभा सीटें जीत गई। तो अब दोनों तो चाहते हैं तालमेल हो जाए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार चुनाव हारती हुई आ रही है, तो ऐसे में अखिलेश यादव कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें देना नहीं चाहते, और कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीटें लड़ना चाहती है। तो ये एक पेंच वहाँ फंसेगा, क्योंकि अभी से इमरान मसूद सरीखे जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो हालिया लगातार बयान देकर कि हम मजबूत हैं, हम भी लड़ना जानते हैं, और हाल के जो 10 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव हुआ था वहाँ कांग्रेस ने कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, अकेले समाजवादी पार्टी लड़ ले। तो इस तरीके से कुछ अनबन है। तो उस अनबन से कैसे उबरा जाए, कैसे अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में तालमेल बने,
ये एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने, जिससे कि निपटना होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक और जो बड़ी चुनौती है जिसकी हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा में सबसे बड़ी बात यह है कि 2005 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सब जानते हैं कि भजन लाल के चेहरे पर घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उसके बाद हुड्डा दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। 2014 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, हुड्डा का नेतृत्व था। 2019 में आखिरी वक्त में हुड्डा को कमान दी गई, सरकार नहीं बन पाई। 2025 आते आते पूरी ताकत हुड्डा के पीछे कांग्रेस ने लगा दी, लेकिन सरकार तब भी नहीं बन पाई। तो अब हुड्डा की उम्र भी 75 पार है, 78 के करीब हैं वो। तो ये कांग्रेस ने काफ़ी वक्त लगाया वहाँ विधायक दल का नेता और प्रदेश अध्यक्ष बनाने में। कांग्रेस के गलियारों में चर्चा बहुत तेज़ हो गई थी कि अब हुड्डा को कांग्रेस अब मौका नहीं देगी, किसी और को देगी। लेकिन जो विधायक दल की संख्या है उसमें करीब 90% विधायक, 90 से ज़्यादा हुड्डा के पक्ष के हैं। ऐसे में कांग्रेस आला कमान किसी और को सीएलपी बनाने का सोच भी नहीं पा रहा था, कोशिश भी नहीं कर पा रहा था और आखिर में उसने हुड्डा को ही कमान दे दी, भूपेंद्र हुड्डा को। तो अब जो दूसरा तबका है, कुमारी शैलजा हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, उनमें बड़ी बेचैनी है और नॉन जाट जो नेता हैं उनमें अलग बेचैनी है कि अब फिर हुड्डा साहब आ गए। और अब हुड्डा के सामने चुनौती है कि उनको अपने आप को परफॉर्म करना है और हरियाणा की राजनीति जो जाट और गैर जाट में बटी हुई है उसको कैसे वो तालमेल बिठाते हैं, क्या करते हैं। तो जहाँ की ये माना जा रहा था, सारे जो भविष्यवक्ता कह लीजिए या जो सर्वे करते हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो सब ये मानकर चल रहे थे कि हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी ही बनेगी। तो ये एक अहम चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती जो है जिसका कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत इंतज़ार है, वो है प्रियंका गांधी। यूपी चुनाव के बाद से यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी प्रभारी महासचिव रहीं। उसके बाद यूपी चुनाव में जब हार हुई 2022 के बाद, तो प्रियंका गांधी खामोश हो गई। यूपी उतना ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद वहाँ अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव बन गए और प्रियंका गांधी 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया बिना पोर्टफोलियो के सिर्फ महासचिव हैं। उनके पास कोई आधिकारिक तौर पर जिम्मा नहीं है। वो कैंपेन करती हैं, रैली करती हैं, स्टार कैंपेनर हैं। तो लगातार ये कोशिश होती रही कि उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन चूँकि प्रियंका गांधी हैं, राष्ट्रीय स्तर की पर उनका प्रभाव माना जाता है, तो ऐसे में किसी एक राज्य का प्रभारी बनना, दोबारा से यूपी की तरह बना देना, ये कांग्रेस चाहती नहीं है। और ये भी कांग्रेस संदेश नहीं देना चाहती कि कांग्रेस में कोई दो राय हैं, यानी राहुल गांधी के पैरेलल प्रियंका गांधी हैं। नेता यहाँ राहुल गांधी ही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अध्यक्ष खड़गे हैं। और प्रियंका गांधी के लिए ऐसे में क्या किया जाए, क्या उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाए? उससे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि खड़गे डिमीन होंगे कि गांधी परिवार फिर जो है पद पर आ गया, भले ही राहुल गांधी कहते रहे कि मैं पद नहीं ले रहा हूँ। हालांकि राहुल गांधी अब आलोपी बन गए हैं। दूसरा एक बात आ रही है कि प्रियंका गांधी को संगठन महासचिव बनाया जाए और केसी वेणुगोपाल को साउथ के राज्य का प्रभारी संगठन महासचिव बनाया जाए और प्रियंका गांधी को उत्तर भारत के राज्य दे दिए जाएं संगठन महासचिव बना करके। और एक और है कि प्रपोजल कि उनको इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बना करके उसका चेयरपर्सन बना दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जिसका कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को और तमाम कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि 2026 में राहुल गांधी, खड़गे और सोनिया गांधी मिलकर प्रियंका गांधी को क्या भूमिका देते हैं, क्योंकि अब तो वो वायनाड से सांसद भी हो चुकी हैं। तो ये राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने, खड़गे के सामने चुनौतियां हैं 2026 में। तो इन चुनौतियों से वो कैसे निपटेंगे, ये वो उनको निपटना है। फिलहाल नए साल पर हमारी ओर से सभी देशवासियों को बहुत सारी बधाई और आप लोग नया साल एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।